अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर। इसके अंदर हमारा जो 5.1 पहला टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इन डिसेबिलिटी सेक्टर। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है करंट स्टेटस क्या है। तो करंट स्टेटस के अंदर लिखा हुआ है कि वाइल देयर इज़ ग्रोइंग ग्लोबल एंड नेशनल अवेयरनेस रिगार्डिंग डिसेबिलिटी writes, a severe shortage of qualified professionals still persist. There is gap especially critical in rural and semi-urban areas. तो जो डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स है उसको जब देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि स्टिल अभी भी रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज है प्रोफेशनल्स की। कौन से प्रोफेशनल्स? स्पेशल एजुकेटर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट की। डेटा ये दिखाता है कि स्टिल इनको ट्रेन करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनकी करनी ज़रूरी है। और ये गैप हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है रूरल एरियाज़ में। जब हम अर्बन एरियाज़ से कंपेयर करते हैं तो पता लगता है कि रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये गैप बहुत ज़्यादा है। अब नीड क्या है? नीड है सिस्टमैटिक सेटअप ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सेटअप किए जाएँ, कॉन्टीन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन पर काम किया जाए, किनकी? वर्किंग प्रोफेशनल्स की, एंड एक्सपैंडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एट द ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास रूट लेवल है, बेसिक से ही जो ये ट्रेनीज़ हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाए। इश्यूज़ क्या आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते टाइम? सबसे पहले जो पे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, प्रॉपरली नहीं है, ना हाई पे स्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट पे स्ट्रक्चर है। सेकंड है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड करियर प्रोग्रेशन पाथवेज है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है करियर पाथवेज में। थर्ड, हैवी अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवेलेबल पर्सनल। जो पर्सनल अवेलेबल है वो अर्बन एरियाज़ से बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए भी ये डिवाइड आ जाता है। एंड ट्रेनिंग करिकुलम्स दैट फ्रीक्वेंटली लैग बिहाइंड मॉडर्न ग्लोबल ट्रेंड्स। और जो ट्रेनिंग करिकुलम्स है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके अंदर एक इनोवेशन की नीड है। तो ये इश्यूज़ आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते टाइम डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर। यहाँ पर हमने करंट स्टेटस देख लिया, नीड्स देख ली और इश्यूज़ देख लिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग विद इन एन एथिकल फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क के अंडर वर्क क्यों करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? फर्स्ट है डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इसके अंदर ये बता रखा है कि प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है ये रिकॉग्नाइज़ करना कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके राइट्स हैं और जो डिसेबल्ड हैं उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है, प्राइवेसी है, वैल्यू है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए एथिकल फ्रेमवर्क के अंडर काम करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, ऑफर स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। Quality assurance guarantees accountability, objectivity, evidence-based implementation of educational services. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 5.2 रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। अब डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके रिहैबिलिटेशन के अंदर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो क्या क्या रोल प्ले करती है अपने लेवल पर। तो इसके अंदर हम एक एक करके सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ देखेंगे और क्या उनके रोल हैं स्पेसिफ़िकली। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, जिसे कहते हैं IDA। इसका क्या काम है? इसका काम है एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करना जो कि पर्सन डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ये एक्टिवली एडवोकेट करता है ह्यूमन राइट्स के एग्जीक्यूशन के लिए एट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क लेवल। तो ये क्या है? IDA बेसिकली एक ग्लोबल नेटवर्क है उन ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगों के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उनके राइट्स एग्जीक्यूशन के लिए वर्क करता है। उसके बाद आता है यूनेस्को। यूनेस्को ड्राइव करता है पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनेस्को इंश्योर करता है दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं दे हैव इक्विटेबल एक्सेस टू मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, टेलर्ड करिकुला एंड एक्सेसिबल लर्निंग रिसोर्सेज। इसका मतलब है यूनेस्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जितनी भी अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको इक्वल बेसिस पर उनकी नीड के अकॉर्डिंग
स्कूल्स के अंदर मेन स्ट्रीम किया जाए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए और जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सेसिबल बनाया जाए। नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी आती है यूनिसेफ, जिसका प्राइमरीली फोकस होता है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये एम्फोसाइज करते हैं अर्ली हेल्थ केयर इंटरवेंशंस पर, न्यूट्रिशन का ध्यान देने पर, प्रोटेक्टिव लीगल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए और फाउंडेशनल प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल कराने के लिए। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है UNDP, जो कि लिंक करती है इंक्लूजन को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ और वर्क करती है टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी को कम करने के लिए, इंक्लूसिव लाइवलीहुड ऑप्शंस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स इनटू द कंट्री लेवल पॉलिसीज़। जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई है कंट्री के अंदर, उसके अंदर जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इंटीग्रेट किया जाए। ये वर्क है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। उसके बाद आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या रोल प्ले करता है? ये डिज़ाइन करता है ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, रन करता है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस एंड इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कोस्ट इफेक्टिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल हियरिंग एड्स एंड प्रोस्थेटिक्स। तो WHO का क्या काम है? हेल्थ से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन करना, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस को इशू करना और इंक्रीज़ करना जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस हैं एक कोस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये था रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.3 इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज़, जो कि डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आता है UNCRPT, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, UNCRPD। ये कब आया था? 2006 में आया था, 2006 में। ये एक माइलस्टोन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी हुई थी दैट शिफ्टेड द ग्लोबल पैराडाइम ऑफ डिसेबिलिटी अवे फ्रॉम एन एक्ट ऑफ मेडिकल चैरिटी कंसर्न टूवर्ड्स अ कोर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट इशू। मतलब जब ये कन्वेंशन हुआ था UNCRPD, तो फोकस शिफ्ट करा गया डिसेबिलिटी के मेडिकल या चैरिटी मॉडल से ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट बेस्ड मॉडल पर, कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करना एक एक्ट ऑफ चैरिटी या मेडिकल कंसर्न ना होके एक ह्यूमन राइट और डेवलपमेंटल इशू है, इसीलिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। सिग्नेटरी जो नेशंस थे वो बाउंड हो गए थे कि उन्हें अपने नेशनल लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा ताकि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो जाएं, उन्हें पर्सनल लिबर्टी मिले और इक्वल सोशल स्टैंडिंग मिले। नेक्स्ट कन्वेंशन हुई थी MDGs, जिसका मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये डिज़ाइन हुए थे 2000 से लेके 2015 में। 8 टारगेटेड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर सेट किए गए थे। अ मेजर क्रिटिक रिमेन्स दैट दे ब्रॉडली फेल्ड टू एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, क्रिएटिंग क्लियर डेवलपमेंटल गैप्स। बट ये फेलियर क्यों हो गए थे MDGs? इसीलिए फेलियर हुए थे क्योंकि इन्होंने जो डिसेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं करके दिखाए थे। फिर आए थे SDGs, जो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ये आए थे 2015 से लेके 2030 तक। ये कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल मेट्रिक्स थे, रिप्लेसिंग द MDGs विद द कोर फिलॉसफी ऑफ लीव नो वन बिहाइंड। जो SDGs आए थे इन्होंने रिप्लेस करा था MDGs को, और इनकी क्या फ़िलॉसफी थी? लीव नो वन बिहाइंड। इसके अंदर बोला गया जो डिसेबिलिटी वाले इश्यूज़ हैं उन्हें एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेट किया गया क्रिटिकल टारगेट्स इंक्लूडिंग गोल 4। गोल 4 क्या था? इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। गोल 8 है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। गोल 10 है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। और गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को प्रमोट करना। तो SDGs ने डिसेबिलिटी के इशू को इंटीग्रेट कर दिए थे गोल नंबर 4 के साथ, 8 के साथ, 10 के साथ, 11 के साथ। 4 था क्वालिटी एजुकेशन, 8 था डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, 10 था रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 11 था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर ये 3
थे हमारे पास UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से 2015, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से लेके 2030 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5.4 टॉपिक, जिसका नाम है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। अब इंडिया के अंदर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स थे, इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले करा। अब इसके अंदर एक टैबुलर फॉर्म प्रेजेंटेड है जहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, उसकी फुल फॉर्म और उसकी लोकेशन दे रखी है, और उसका क्या ऑपरेशनल एरिया या फोकस है ये प्रेजेंट कर रखा है। अब इसकी जो लोकेशन है ये 1 मार्कर में आ सकती है। तो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है AYJNISLD, अली यवर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। और इसका फोकस क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग करना, क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना और मटेरियल डिज़ाइन करना डिसेबल्ड लोगों की स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है ISLRTC, फुल फॉर्म इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका फोकस है डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करना, डेवलप करना, डॉक्यूमेंटेशन करनी। फिर आता है NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये है सिकंदराबाद के अंदर। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है तो इसका फोकस एरिया होगा स्पेशलाइजेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज, अर्ली डायग्नोस्टिक मॉडल्स को प्रिपेयर करना और मैनेजमेंट करना स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से डील किया जा सके। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। और इसका फोकस क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स और ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंबाइंड एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। जो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से डील कर रहे हैं लोग, उनकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना। तो ये थे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और उनकी फुल फॉर्म्स, उनकी लोकेशन। इन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। जो हमारा अली यवर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है मुंबई में, स्पीच और हियरिंग से रिलेटेड है। इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर हमारा न्यू दिल्ली में है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाला, जो कि इसकी फुल फॉर्म में लास्ट 2 वर्ड्स है ID, वो सिकंदराबाद के अंदर है। और जो MD है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला, वो है चेन्नई के अंदर। सो ये थे हमारे इंस्टीट्यूट्स। कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं NIEPVD, VD है लास्ट में तो मतलब विजुअल डिसेबिलिटी होगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। और इनका क्या फोकस है? प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिबल लिटरेचर, मतलब ऐसा रीडिंग मटेरियल क्रिएट किया जाए जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी उसे पढ़ सकें, जैसे ब्रेल की मदद से, लार्ज प्रिंट, डिजिटल टॉकिंग बुक्स एंड स्किल एनहेंसमेंट फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। फिर आता है NILD, लास्ट में LD है मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो NILD की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है यहाँ पर। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहाँ पर है? कोलकाता में। और इसका क्या पर्पज़ है? एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना लोकोमोटर वाले का, सर्जरी और थेरेपेटिक प्रैक्टिसेस स्पेशलाइजिंग इन ऑर्थोपेडिक और लोकोमोटर रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। NIMHR, मतलब MHR है मतलब मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन होगा। ये कहाँ पर है? सिहोरे के अंदर है। और इसका क्या फोकस है? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीमलाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर है तो वैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिर आ जाता है PDUNIPPD, तब लास्ट में इसका है IPPD, तो इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। PD मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। इंडियन साइन लैंग्वेज वाला भी न्यू दिल्ली के अंदर था। फुल फॉर्म है इसकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। और यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो इनका फोकस रहेगा फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस देने में, ऑक्यूपेशनल डिज़ाइंस के अंदर, स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्थोटिक्स।
फिर आता है SVNIRTAR, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो जो RTAR है लास्ट में, इसकी फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये कहाँ पर है? ये है कटक के अंदर। और इसका क्या पर्पज़ है? कंडक्ट करना क्लिनिकल रिसर्च, ऑपरेटिंग बायोमेडिकल सेटअप्स को ऑपरेट करना और होस्ट करना एक्सटेंसिव क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को। तो इसका एक ब्रॉड पर्पज़ होगा क्योंकि रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, ना कि कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो हमने जो पहला पढ़ा था वो था विजुअल डिसेबिलिटी से, जो कि देहरादून के अंदर था। फिर LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ा था, जो कि कोलकाता में था। फिर MHR मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन पढ़ा था, जो कि सिहोरे में था। फिर IPPD इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये कहाँ था? न्यू दिल्ली में था। फिर RTAR जो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ये था कहाँ? कटक के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 5.5, जिसका नाम है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। हम कैसे ICT का यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके टूल्स जैसे कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है वो सॉफ्टवेयर रीड आउट कर देते हैं, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, पीपल हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो टेक्स्ट को समझने में। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे जॉज है, NVDA है, जो कि एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को जो विजुअली चैलेंज्ड हैं। स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स होते हैं जो कि डेफ़ यूज़र्स के लिए होते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसको सिंपली टेक्स्ट में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि कोई डेफ़ यूज़र है तो वो उसे रीड करके समझ सके। उसके बाद होते हैं कस्टम टेक्टाइल कीबोर्ड्स होते हैं, केटर टू फिज़िकल लिमिटेशन। ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो टेक्टाइल होते हैं, जिन्हें टच करके फील किया जा सकता है कि कहाँ पर क्या लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी आती है E-लर्निंग एंड डिजिटल पेडागोजी, जो कि प्रोवाइड करती है एक बैरियर फ्री एजुकेशन थ्रू क्लोज कैप्शन्ड लेक्चर्स, alternate text media and flexible academic learning platforms designed to assist homebound और distant learners। E-लर्निंग या डिजिटल पेडागोजी में क्या है कि प्लेस टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, कहीं पर भी बैठकर बैरियर फ्री एजुकेशन ले सकता है कोई भी पर्सन। डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो सकती है, कैप्शंस के साथ अवेलेबल हो सकती है। जिस भी टेक्स्ट में वो मीडिया एक्सेसिबल हमें चाहिए वो अवेलेबल हो सकता है। फ्लेक्सिबल एकेडमिक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है रिमोट वर्क एंड लाइवलीहुड। डिजिटल इकोनॉमीज़ जो है वो अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को जिनको सिवियर लोकोमोटर लिमिटेशंस हैं कि वो अपने फिज़िकल ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस से डील कर सकें एंड कल्टिवेट कर सकें सस्टेनेबल वर्चुअल करियर्स। क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल होने लगी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई वर्क करना है तो उसे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। घर बैठे भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है डिजिटल गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक पोर्टल्स जो हैं वो मैच करें वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को, जो गारंटी करती हैं वेलफेयर एप्लीकेशंस, बैंकिंग एंड पब्लिक यूटिलिटी बेनिफिट्स को। तो ये था रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर डिसेबिलिटी, जिसमें हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट सिस्टम, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, E-लर्निंग और डिजिटल पेडागोजी के बारे में बताया, रिमोट वर्क एंड लाइवलीहुड के बारे में, डिजिटल गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी के बारे में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने कवर करा यूनिट 5 को और उसकी 5 हेडिंग्स को पॉइंट वाइज।